बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही हमेशा की तरह आज भी कि आप सब खैरियत से हों और आपके प्यारे जो हों वो भी महफूज हों, आपके साथ हों, सेहतमंद हों। और आज है जुमे का दिन, तो आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से ज़्यादा इबादत कीजिए और अपने और अपने प्यारों को, बल्कि मुझे भी अपनी दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं सेहत की, खुशियों की, मुस्कुराहट की, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी की अलामत हैं। अगर ये तमाम चीज़ें ना हों तो आप शायद एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और कहते हैं ना कि जो मुस्कुराहट है आपकी, वो भी सदका जारिया का काम कर रही होती है। सामने वाला शख्स चाहे अजनबी भी है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी स्माइल देकर उसकी तरफ देख लेते ना, तो वो अजनबी दूर हो जाती है, आपको लोग अपने लगने लग जाते हैं। ये मुस्कुराहट जो है ये लोगों को जोड़ती है। लेकिन अक्सर लोग जो है मुस्कुराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाते। रब ने उनकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी चीज़ें उनसे उनको नवाजा होता है, लेकिन वजह क्या होती है? या तो उनके दांत अच्छे नहीं होते, या कोई एक आधा दांत टूटा हुआ होता है जिसकी वजह से वो हिचकिचा रहे होते हैं और अपनी खुशी को मुस्कुराहट के ज़रिए जो है वो दिखा नहीं पाते लोगों को। तो अपने दांतों के हवाले से, और ख़ास तौर पर कि अगर आपकी स्माइल में जो है वो आपके दांत अच्छे नहीं लग रहे, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि आया कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए जो है वो आप अपनी स्माइल को बेहतर कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका दांत टूट गया, तो मुझे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बड़ी ख़ास चीज़ कि अगर आपका दांत टूट गया है और वो दांत सलामत है, तो उसको दोबारा जो है वो एक टाइम पीरियड है, उसके दौरान जो है उसे दोबारा जो है वापस आपका अपना ही दांत जो है वो वापस लगाया जा सकता है। एक उम्र में जाकर दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी खुराकें ऐसी नहीं कि हमारे दांत लोगों के गिरने लग जाते हैं, तो उसमें डेंचर्स लगाए जाते हैं। उसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, या अगर आपके दांत ऊपर नीचे हैं तो क्या आप उनको जो है ट्रीट करा सकते हैं। ये तमाम मसाइल और ये तमाम इश्यूज़ डेंटल के हवाले से आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं आपकी कॉल्स की भी मुंतज़िर रहूँगी। एक ऐसी पर्सनालिटी यकीनन अपनी फ़ील्ड में बहुत माहिर हैं, आपने इन्हें पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद शिराज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, ये जो एक नया इंकशाफ आज आपने किया है, इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी। मैंने ये सुना कि डॉक्टर शाह के लिए, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो, उनके लिए बड़ा कहा जाता था कि बॉडी का ऑर्गन अगर अलग हो जाए, हड्डी मतलब हाथ अलग था, लेकिन उन्होंने फिर भी, आई थिंक लेग का था, ये हैंड का कुछ इस तरह का था, और उन्होंने सर्जरी की थी और वो पोर्शन जो है उन्होंने जोड़ दिया था वापस बॉडी में। और ये कहते हैं ना, इल्म तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ अता रब की तरफ से किसी शख्स को ख़ास दे दी जाती है कि वो इस तरह का काम कर सके। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता कभी दांत गिर जाए या फ्रैक्चर एक्सीडेंट में आपका दांत टूट जाता है, तो दोबारा लगाया जा सकता है? इतनी एक्सपर्टीज़ है हमारे डॉक्टर्स के पास? बिल्कुल। इसमें बेसिकली दो फैक्टर्स हैं। हाँ। एक तो ये कि अगर जो चोट लगती है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दांत का पोर्शन टूटे या पूरा दांत बाजू का बाहर निकल आता है। पूरा आपका पूरा दांत फ्रंट टीथ में कॉमन है और स्पोर्टी एज में कॉमन है, जैसे 7, 8 या जो प्लेइंग एज है 11, 12, 13 साल में बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, तो सम टाइम पोर्शन टूट जाता है या पूरा दांत। अगर पोर्शन टूटा है तो वो पोर्शन ले आए, ठीक है। मतलब अगर आधा दांत टूट गया तो वो आपके पास वो ले आए, तो क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है तो उसको हम वापस उसके साथ जोड़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी अच्छी है। अगर नहीं लाते तो फिलिंग के मटीरियल्स हैं उसके मदद से भी हो जाता है, लेकिन वो चूँकि उसमें बहुत सारे एडवांटेज मिलता है, नेचुरल स्ट्रक्चर, शेप, कलर, हर चीज़ मैच हो जाती है नेचुरली, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है अगर मिल जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ट्रॉमा हुआ, दांत बाहर निकल के गिर गया, उसको अगर विदिन एन आवर आप लेके पहुंच जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और उसमें कुछ एहतियात करनी होती है। नंबर 1 कि उसकी जड़ से उसको नहीं पकड़े, बल्कि उसके वाइट जो क्राउन का पोर्शन है जो हमारे दांत बात करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, उसको पकड़ के और उसको किसी मिल्क में, सबसे अच्छी चीज़ है मिल्क में डाल के लिए आए। अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो मुंह के अंदर जो थूक होता है सलाइवा, मुंह के अंदर ही उस पेशेंट के ही मुंह के अंदर रख के आप उसको हमारे पास आ जाए, वो एज इट इज लग जाता है, कुछ अर्से बाद वो हड्डी है उसी तरह से बिहेव करती है और वापस जुड़ जाता है। ओके, वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से वो जो उसका हीलिंग प्रोसेस होता होगा, वो एक जो आप आर्टिफिशियल चीज़ लगाते होंगे उससे बेहतर भी होता होगा। और आप देखिए ये कितनी ये बड़ी अच्छी और बेहतर चीज़ है। लेकिन बात यही है कि ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं, ट्रॉमास भी आते हैं, और इन्हीं से हमें गुजरना भी है। बट उस वक्त में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, अपने आप को संभालते कैसे हैं,
और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उस वक्त आप तो इतने ट्रॉमा में होते हैं कि आप कितने भी समझदार हों तो आपकी अकल जो है वो कुछ लम्हों के लिए आपके सेंसेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वक्त तक आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको फ़र्स्ट एड दें, और माशाल्लाह से लोग कर भी रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर इस तरह दांत टूट के गिर जाए तो आप उसको दूध में रख लें, या एक और ऑप्शन हैंडल विद क्या करें, उसके क्राउन पोर्शन से पकड़ें। मिल्क एक मीडियम जिसमें उसको ट्रांसपोर्ट करके लिया है, वो इजीली मिल जाए करीब की शॉप से। मिल्क नहीं है तो सलाइवा जो पेशेंट का अपना है मुंह के अंदर रख के भी ला सकते हैं। विद इन एन आवर उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। जितना ज़्यादा टाइम पास होता जाएगा सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, लेकिन स्टिल 2-4 घंटे लगें तो भी ये ट्राई किया जा सकता है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। कॉमनेस्ट ट्रॉमा मैंने बहुत सारे में फेस किया, लोग जो है जब इस तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है, गिर जाते हैं, स्लिप होते हैं, और फ्रंट टीथ में ये ट्रॉमा बहुत कॉमन है। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रॉमा के बाद आ जाते हैं लेकिन वो चीज़ें वहीं छोड़ के आते हैं। तो वो अगर कोई, जैसे आपने भी कहा कि समझदार और सराउंडिंग लोग हैं जिनके सेंसेस ज़रा मेंटेन है उस टाइम पे, वो उसको ढूंढें, कंटेमिनेट ना करें उसको, ठीक है। मीडियम है मिल्क और सलाइवा, बेहतर मिल्क है, इसमें रख के ले आएँ, बहुत हाई चांसेस हैं कि आराम से वो ओके। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि रूट को हाथ ना लगाएं क्योंकि उस पर जर्म्स, अदर जो क्राउन है जो आपका दांत होता है उससे आपने दांत को पकड़ना है और आप लेकर आएँ। और वो कहते हैं ना, किसी की मदद करना जो है वो आगे आप अपने लिए जो है वो एक बल्क जमा कर रहे होते हो, अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, नेकियों के अकाउंट में। सो डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइए कि अक्सर जिस तरह बच्चों का आपने ख़ास तौर पर जिक्र किया, कुछ बच्चे बहुत जो हैं माशाल्लाह से बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं, तो उनका आधा दांत टूट जाता है, या कुछ बड़ों में भी मैंने देखा कि फ्रंट का हाफ टीथ एक पोर्शन टूटा हुआ है। तो उसमें ऑप्शन क्या बचता है कि उसको फिर आप कैसे, या वो दांत निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा, क्या करना होगा? नहीं, देखें उसमें एक लेवल ऑफ फ्रैक्चर है, जैसे आपने कहा आधा दांत, अब आधा वाकई में आधा है, उससे कम है या उससे ज़्यादा, ये असेसमेंट की जाती है। नॉर्मली अगर लेस देन 50% स्ट्रक्चर लॉस है तो फिर हम उस पर फिलिंग मटीरियल की मदद से कर लेते हैं। अच्छा, और यंग एज में हम जिसे क्राउन या कैप्स जिसे कहते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, चेहरे की साख बन रही होती है, उस टाइम पे हम ऐसी चीज़ लगाने को अवॉइड करते हैं। सिंपल फिलिंग से अगर लेस देन 50% स्ट्रक्चर लॉस हुआ है तो मटीरियल अवेलेबल जो टूथ कलर के होते हैं उनसे हम वो बना लेते हैं, वो आते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर लॉस है तो फिर हम आगे जाके क्राउन की इंडिकेशन या कैप जिसे कहते हैं हम वो लगा सकते हैं और उससे काम हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आज हम कंडीशंस पर बात करें ना कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए और उसमें फिर आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ी ख़ास अवेयरनेस है, इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो इस बात को जाने। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें जब आप अल्लाह ना करे अगर आप ऐसे गिरते हैं मुंह के बल, तो आपको आपके फ्रंट के दांत जो है जब वो टूट जाते हैं, रूट तो आपकी माशाल्लाह से सलामत है, लेकिन वो जो फ्रंट जो आपको एक्सपोज हो रहा होता है पोर्शन, वो आपके दांत टूट जाते हैं। फिर उसमें रूट भी अच्छी है, बेहतर है, आप लोग क्या ऑप्शन देते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? अगेन सबसे पहली बात है कि क्राउन किस लेवल पे टूटा है। अगर बिल्कुल वो गम्स के मार्जिन से टूट गया है तो फिर आपके पास चॉइसेस कम है। एक चॉइस आपके पास ये है कि आप उस रूट को भी निकाल के और उसकी जगह पर दांत लगाएं, ठीक है। वो कई तरीके से लग सकते हैं, उस पर हम आगे बात कर लेते हैं। एक ज़रा सा लेंदी चॉइस है कि हम उसी रूट को थोड़ा सा प्रोसीजर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं और उस पर क्राउन बना लेते हैं। लेकिन सिलेक्टिव केसेस में हो पाता है, हर केस में ज़्यादातर नहीं होता। अगर फ्रैक्चर हुआ है मसूड़े के लेवल तक, पूरा दांत ही चला गया, उससे रूट पोर्शन बचा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उस पर निकाल के उस रूट को और उसके बाद दाएं बाएं के जो दांत मौजूद है उनसे सपोर्ट लेके या उस जगह पे एक इम्प्लांट होता है, उनमें से कोई एक ऑप्शन। अच्छा, ये जो ये किया जाता है, जो आप क्राउन का जिक्र कर रहे थे, यहाँ ब्रिज लगा दिया जाता है, उसमें होता है कि वो स्क्रू लगा कर और उनको एक बेस बना दी जाती है, उसके ऊपर जो है वो पीस लगा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बेहतर नहीं है कि आपके अगर असली जड़ है, क्योंकि दांत जो है कहते हैं जितना हो सके आप उसको सेव करें, निकालना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। जो डॉक्टर आपको कहे ठीक है फ़ौरन निकाल दो, उसका मतलब है वो अच्छा डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर हमेशा कोशिश करेगा कि आपका दांत जो है वो सेव हो सके, चाहे रूट कैनाल हो जाए लेकिन आपका दांत जो है वो बच जाए। डॉक्टर साहब, क्या रूट्स बचा लेनी चाहिए या अगर ऐसा ऑप्शन हो? देखिए अगेन ये क्लिनिकल जजमेंट है, इसकी ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसमें जो फ्रैक्चर है आपको एक, अगर मैं सपोज एक मकान की एग्जांपल दूं, आप पिलर को ज़मीन से पर ना उठाएं और उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दें तो वो बिल्डिंग गिरने के चांसेस बहुत हाई हैं। हमें एक मिनिमम स्ट्रक्चर चाहिए जो कि मसूड़ों से ज़रा से ऊपर निकल रहा हो, नेचुरल टूथ का, दैट इज़ 2 मिलीमीटर कम से कम स्ट्रक्चर, साउंड स्ट्रॉन्ग अगर अवेलेबल है
तो उसके ऊपर क्राउन बन सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल गम्स लेवल पे हो गया तो तरीका मौजूद है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़रा सा पेशेंट को टाइम देना पड़ता है। तो अगर पेशेंट कहेंगे इंस्टेंट मुझे चाहिए, वो फिर टेम्प्रेरी दांत लगा के हम इंस्टेंटली सोशली उसको हम कह सकते हैं कि आप जाए एक्टिवेट हों। लेकिन एक टेक्निक है, हम रूट्स को थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है मसूड़ से ऊपर, उस पर आप क्राउन बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे यहाँ असल में लोग क्विक फिक्स चाहते हैं, तो हर चीज़ क्विक फिक्स होती नहीं है। तो अगर पेशेंट इज़ विलिंग, अंडरस्टैंड करता है, उसका क्लिनिकल सिनेरियो बनता है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है वो कहे मुझे क्विक फिक्स चाहिए और मेरे पास टाइम नहीं है, बस मुझे जल्दी से आप ऐसा कुछ कर दें कि मेरी स्माइल भी अच्छी हो जाए, और मैं, क्योंकि दांत का मामला होता है ना, आपने काम भी करना है या आपकी कोई इस तरह की आपकी कोई रूटीन है तो आप नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस है? इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी तो खैर एक अलग मैटर है, लेकिन ये है कि ऑप्शंस क्या होते हैं कि आप कितना, अगर क्विक कोई प्रोसीजर चाहते हैं तो वो कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट की जो डिमांड की रीज़न है वो है सोशल। फ्रंट का टूथ है, टूट गया है, सोशली उसको एम्ब्रेसमेंट का चांस है उसका, तो उसका सबसे अच्छा है कि हम उसको टेम्प्रेरी टीथ लगा सकते हैं उसकी वक्त, विद इन आवर्स और डे बन जाते हैं। सो टेम्प्रेरी टीथ लगाएं, और जो अगर रेस्ट जो भी प्रोसीजर सेलेक्ट किया है उसको करने दें पीछे। तो आम आदमी को, पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि उसके पीछे कोई प्रोसीजर हो रहा है, उसकी सोशल एक्टिविटी मुतासिर नहीं होगी, और हम उसको आगे ये प्रोसीजर करके ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सो बिल्कुल विद इन आवर टेम्प्रेरी टीथ लग जाते हैं। आप, मैं, बहुत से लोग, मैं तो हर सब्जेक्ट का हूँ, लेकिन आम लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि उसको कुछ टेम्प्रेरी काम हो रहा है। ओके, राइट, मतलब आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा और आपको एक आर्टिफिशियल जो है वो फॉर अ टाइमिंग आपको लगा दिया जाएगा, आपको दांत लगा दिया जाएगा, ताकि जब तक आपका ओरिजिनली या जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है वो बनती है, तो उतने अरसे में आप इजीली जो है वो अपने काम वाम कर सकें। ये भी बड़ी अच्छी खास चीज़ है, वरना घर से निकलते हुए भी लोग शायद घबराते होंगे। घर से क्या, जिस डॉक्टर ने आपके दांत निकाल दिए, उस क्लिनिक से बाहर निकलते हुए इंसान को खौफ हो रहा होता होगा कि मेरे साथ जो है आखिर हो क्या गया। तो डॉक्टर साहब, ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर मैं अब आपके फ्रंट टीथ की बात करूँ, जो आपका डिस्प्ले होता है, अक्सर जो है कीड़ा लग जाता है या आगे भी कैविटी हो जाती है, आपका आधा दांत जो है वो ख़राब होने लग जाता है, कुछ लोगों के ब्लैक जो है स्कार्स पड़ने लग जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या होते हैं? आप अपने फ्रंट टीथ को, अपने डिस्प्ले को बेहतर करने के लिए किन किन डेंटिस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं? ठीक है, देखिए इसको दो तरह से ले लेते हैं। अगेन एक डिस्कलरेशन हो सकती है। अच्छा, डिस्कलरेशन जैसे आपने कहा कैरीज की वजह से हो सकती है, यानी स्ट्रक्चर लॉस हुआ है और उसके अंदर कैविटी हो गई है, कीड़ा लगना इसको आम फहम में कहते हैं। तो उसमें तो हम फिलिंग कर सकते हैं, जो कि टूथ कलर मटेरियल की ही होती है, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। एक होता है कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि हमारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, कलर ही ख़राब होता है, येलो, पीला या फ्लोरोसिस होती है, जहाँ पे लोग कुएं का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉमन है। अच्छा। तो उसमें हम फिर टीथ का स्ट्रक्चर सही है लेकिन कलर सही नहीं है, उसमें हम टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है, उससे उसके कलर को हम सही कर सकते हैं। तो वो दो तरीके से की जा सकती है, लेकिन कलर सही हो जाता है। सो अगर स्ट्रक्चर सही है, कलर ख़राब है, टीथ वाइटनिंग और फिलिंग दोनों ऑप्शंस हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ वाइटनिंग के लिए भी कहते हैं कि आपका दांत जो है वो, जिस तरह हम क्लीनिंग की बात करते हैं दांतों की, और उसको क्या कहते हैं आप अपनी स्केलिंग, यस, स्केलिंग की बात करते हैं, वाइटनिंग की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद इससे आप अपने दांत की जो कमज़ोर हो रहे हैं उसकी लेयर्स को ख़त्म करें। ये आम सोच है। देखें, ये तो जो वाइटनिंग में कॉमन क्वेश्चन है, कमज़ोर, कोई कमज़ोर नहीं होगा दांत, ठीक है, इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, कोई स्ट्रक्चर की हार्डनेस में, स्ट्रेंथ में, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वाइटनिंग में कोई ऐसा मामला नहीं होता। स्केलिंग में ये होता है कि जब लोग कराते हैं तो उनको कुछ कंप्लेन होती है सेंसिटिविटी की, और लोग इस फील करते हैं जी हमने स्केल किया है, बेसिकली थोड़ा खुरच दिया है, तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर लॉस हो गया। एक्चुअली जब हम स्केलिंग करते हैं तो माइक्रोमीटर्स में 2 to 7, 8 और 10 माइक्रोमीटर्स की एक लेयर रिमूव होती है, जो कि अगर आप फ्लोराइड और कैल्शियम कंटेनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो 5-7 दिन, हफ्ते में वो रिप्लेस हो जाती है, वापस वो डिपॉजिट हो जाता है। इवन फूड में भी हमारे कैल्शियम होता है, उससे भी डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए वो टेम्परेरी कंप्लेन 5-6 दिन में लोगों की ख़त्म होती है, दैट इज सेंसिटिविटी होती है स्केलिंग के बाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, देखें, एक चीज़ का एरिया का साफ़ होना, वो उसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उस एरिया को साफ़ नहीं करेंगे तो आपका पूरा टूथ लॉस पे जाने का चांस है। हो सकता है वो उसके मसूड़ों की डिजीज इतनी बढ़ जाए, कैविटीज़ इतनी बढ़ जाएंगे, वो दांत निकालने का डिसीजन लेना पड़े।
तो हर प्रोसीजर के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी का निशान रह जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट पे वो निशान बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी तरह से स्केलिंग है, टेम्प्रेरी कंप्लेन होती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर लॉस होता है और इतना होता है कि जिससे जनाब में दांत कमजोर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विदिन ये घबराहट सी हो रही होती है जब आप स्केलिंग कराएं ना, एक तो उसकी जो आवाज़ है वो आपको बहुत अजीब डिप्रेशन में लेके जा रही होती है, या फिर कुछ अजीब सा होता है ये। खैर ये बहुत, और कहते हैं सिवियर पेन जो है ना, अगर आप रेंज देखें 1st to 5 रैंक्स में, तो आई थिंक 2nd नंबर पर या 3rd नंबर पर आपका दांत का दर्द आता है, इतना सिवियर पेन। 1st नंबर पे कहते हैं कि जिस शख्स को बोन कैंसर हो उसका सिवियर पेन वर्ल्ड में माना जाता है नंबर 1 पर, कि वो इतना बुरा दर्द होता है कि बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी बर्दाश्त करना। और अल्लाह हम सबको महफूज भी रखे इस तरह की तकलीफ़ों से। और सेकंड आई डॉक्टर साहब आई थिंक 3rd नंबर, सेकंड लेबर पेन और टूथ पेन, ये सब आगे दांत के दर्द को कहते हैं। और ये भी इतना बुरा हाल इंसान का कर देता है कि बस आप कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस दांत को जो है निकाल लूँ। जब हम दर्द की बात करें तो इसमें पहले तो आपको हल्का सा पेन उठता है, लेकिन एक टाइम पर बहुत सिवियर लोगों के पेन हो रहे होते हैं, और पेन में डॉक्टर फ़ौरन डिसीजन भी नहीं लेता कि उस दांत को निकाल दिया जाए। अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। डॉक्टर साहब क्या होना चाहिए कि आप किस तरह इतने सिवियर पेन को जो है वो कंट्रोल कर सकें? अगर आप घर में हैं, उस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं है, अगर फर्स्ट एड की मैं बात करूँ तो वो क्या होगी? देखिए, पेन के रीज़न बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो डॉक्टर ही जज कर सकता है। लेकिन इमीडिएट ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स मिलती हैं वो आप अगर इस्तेमाल करें तो आपको इमीडिएट रिलीफ हो सकता है। सर्टेन कंडीशन में अगर ओरल हाइजीन को नीट एंड क्लीन रखें, 2 चीज़ अगर आप कर रहे हैं, नंबर 1 इसका टूथपेस्ट करें, ठीक है, उसका जो फोम बने 2 मिनट तक ब्रश करें और 2 मिनट तक फोम को लगा रहने दें, खासतौर से वहाँ उस दांत पे या उस एरिया में जहाँ आपको दर्द हो रहा है। आपको वो एरिया क्लीन होगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक तो अच्छा, जेल वाली टूथपेस्ट क्योंकि आप बता रहे हैं तो मैं इनका उसको क्लियर करूँ। एक होते हैं फ्लोराइड जो आपको नॉर्मली वाइट कलर में मिल रहे होते हैं, और कुछ मेडिकेटेड भी होते हैं, कुछ जेल फॉर्म में भी होते हैं। इतने आप जाओ अगर मार्ट पर तो आपको एक लंबी रेंज वो टूथपेस्ट मिलेगी, यही परेशान हो जाता है। अच्छा, फ्लेवर किसी का डिफरेंट है, कोई इस तरह का है, तो क्या करना चाहिए? कौन सा टूथपेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए? टूथपेस्ट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो ये कि वो अच्छा फोम बनाए। कोई भी टूथपेस्ट अच्छा टूथपेस्ट है जो अगर उसका फोमिंग एक्शन अच्छा है, दैट इज फोम अच्छा बनाता है। अगर एक टूथपेस्ट हम अगर फील करते हैं ड्राई है, फोम कम बन रहा है, वो अच्छा टूथपेस्ट। मतलब आप हर महीने नया ट्राई करें तो पता चले एक जिस पर आप हैप्पी हो जाए। एक तो देखें ना, पब्लिक को आपस में बात करने से पता चल जाता है। दूसरा, आपको जो है एक ट्राई किया, दूसरा कि एक जगह पे तो पता चल जाएगा ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अच्छा फोम बने। अच्छा फोम। क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह हम सोप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं उसमें भी आपको चेंज कर लेना चाहिए, बट क्या टूथपेस्ट भी आप लाइफ टाइम एक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ानदानी टूथपेस्ट होता है वो आ रहा होता है, क्या यही बेहतर है या इसे भी तब्दील करना चाहिए? कुछ और भी मज़ीद डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगी, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। अब वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सैयद शिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम दांतों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी ख़ास चीज़ें जो हैं वो हमसे शेयर की हैं। और दांतों के हवाले से मैं फिर कहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जिसमें आपका दांत गिर जाता है, तो कोशिश करें कि आप उस दांत को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचें। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आपका असली दांत जो है वो वापस से जो है वो आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जोड़ दिया जाए या लगा दिया जाए। लेकिन उस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि आप वो जो टूटा हुआ दांत है उसे या तो मिल्क में रखें, लेकिन अगर आप पकड़ भी रहे हैं उस वक्त कोई और चीज़ नहीं है तो रूट से ना पकड़ें, बल्कि जो उसका क्राउन पोर्शन है, जो दांत है, उससे आपने उसको होल्ड करना है ताकि उसमें कम से कम जर्म्स लग सकें और वो वापस आपके चेहरे की खूबसूरती में जो है अपना किरदार अदा कर सके। डॉक्टर साहब, अभी हम टूथपेस्ट की बात कर रहे थे। सो आपने क्या ये एक ही पेस्ट है जो आप बचपन से बड़े उम्र तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इसमें भी आपको चेंज करना चाहिए? अगर तब्दीली फिर कैसे आएगी? तब्दीली कैसे आएगी? ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं और इसमें मेरा ये है कि अगर आप एक टूथपेस्ट से हैप्पी हैं तो यू डोंट नीड कि आप उसको चेंज करें। और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को अच्छा फोम बनाए। अगर वो एक टूथपेस्ट से अच्छा फोम बनाता है, क्योंकि कुछ केसेस रिपोर्ट हैं जिसमें अगर मल्टीपल लोग जो टीथ ब्रांड को चेंज करते हैं तो फिर उनके ओरल कैविटी में कुछ लीजन रिपोर्टेड हैं। अच्छा, ठीक है,
इंसिडेंट कम है लेकिन हैं। हाँ। तो इसलिए अगर आप एक टूथपेस्ट से खुश हैं जो कि अच्छा झाग बनाता है तो मेरे ख्याल, और आपकी टेक्निक ज़्यादा सही होनी चाहिए। देखें 4-5 चीज़ें हैं। ठीक है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, दिन में कितनी दफ़ा आप करते हैं, आपका तरीक़ेकार क्या है। हाँ। ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका तरीक़ेकार। अगर मैं आप बहुत इम्पोर्टेड टूथपेस्ट लड़के ना करें टूथब्रश, लड़की ना करें। अगर सपोज बहुत इम्पोर्टेड टूथपेस्ट, लोग कहते हैं जी हम तो बड़ा महंगा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश कहते हैं ये वाला ले लिया, वो वाला ले लिया, और दिन में कहते हैं हम 3-3 दफ़ा करते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक सही नहीं है तो तीनों चीज़ें फेल हो जाएंगी। ओके। ठीक है ना। मतलब आपके सामने मैं इसको एग्जाम्पल में किताब में ओरिजिनल ला के रख दूँ फोटो कॉपी की जगह, तो उससे आपकी पढ़ने की सलाहियत नहीं। आपने किताब तो ओरिजिनल ले ली है लेकिन पढ़ने की सलाहियत का ताल्लुक किताब की ओरिजिनल या फोटो कॉपी होने से नहीं है। सो मेथड जो है ब्रशिंग का वो आपको सूट करना चाहिए। इस चीज़ को अपने डेंटिस्ट से आपको बैठना चाहिए। अगर आपको शिकायत है कि जी मैं इतनी ब्रशिंग करती हूँ या करता हूँ और स्टिल मुझे मसले हैं, तो आपकी ब्रशिंग टेक्निक सूट नहीं करती है। ओके, राइट। ठीक है, ये मामला। ओके, अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक और एक और भी चीज़ें भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है या एसिडिटी है तो उसकी वजह से भी आपके दांतों पर उसका असर होता है और आपके दांत ख़राब हो सकते हैं या उस पर जो है लाइंस आ सकती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप प्रॉपर टेक्निक को भी फॉलो कर रहे हैं, आप अपने प्रॉपर टाइम पर ब्रश करते हैं, ब्रश भी आप 3 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में तकरीबन आप चेंज कर लेते हैं, तो फिर आपको स्टमक का भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो है दांत के मसाइल जो हैं वो आपको फेस करने पड़े हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने ब्रशिंग की बात की, तो नॉर्मली जो है हम बहुत लड़के और बड़ी जल्दी में ब्रश करते हैं, बट अब ये तो मैनुअल तरीका है ना कि आप इस तरह ब्रश करें, और यूँ ब्रश नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। इससे आपके हैंड जॉइंट्स की भी बड़ी अच्छी मूवमेंट होती है। अब तो उसमें भी ऑटो ब्रशेज़ आ गए हैं कि आपने बस यूँ पकड़ा और आप यूँ आधी नींद अपनी खड़े हुए पूरी कर रहे हैं और ब्रश अपना काम कर रहे हैं। मतलब मुझे देख के, चलो ये हम तरक्की करें अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें इतनी तरक्की की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हम कितने दिन में अपने हाथ को एक्सरसाइज कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। एटलीस्ट सुबह के टाइम मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप मिसवाक भी करें, उसमें भी आपके हैंड, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट होती है। मैंने लोगों को देखा है वो इसमें भी जो है ना वो इतने इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज हो। ये डू यू थिंक इज इट गुड? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं, इसमें आप देसी रहें, इस तरह से आप ब्रश अच्छा, इसमें देसी बदेसी की बात भी नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आए थे स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, जिनकी डेक्सटेरिटी का मसला है, किसी के हैंड में कोई मसला है, लो आईक्यू है, सिंड्रोमिक चाइल्ड है, जिनके अंदर मसले हैं, या ओल्ड एज में जहाँ पे आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपको एक उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि ठीक है आपके जॉइंट्स में मसला है या आप बहुत आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो आप लगाएं, वो करेगा। और वो सर्कुलर मोशन में करता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं करता जो हम टेक्निक रिकमेंड ज़्यादातर करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। इसको हमने गलत कर लिया कि भाई अगर हम कर सकते हैं लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रश में चले जाएं, देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर आप कहेंगे मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रश करके अपने दांत ज़्यादा चमका लूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका मेथड सही होना चाहिए और आपको मैनुअल ब्रशिंग प्रेफरेबल ऑप्शन है। ठीक है, वो स्पेशल चाइल्ड और ऐसे लोगों जिनके साथ किसी डिजीज़ की वजह से डिसेबिलिटी हो गई है, उनके लिए ओके है मामला। आम मुझ जैसे आप जैसे लोगों के लिए, इनके लिए बात सही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश। एग्जैक्टली, ज़रूर खुद अपने हाथों को थोड़ी सी मेहनत कराएं, और ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। ये लॉक हो जाते हैं जॉइंट्स, इनको मूवमेंट दें। हम कोई काम नहीं करते तो हम कम से कम ब्रश तो हम खुद कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये ऐसा खुद भी अपने लिए भी मत लीजिएगा और अपने बच्चों को भी ना इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। कुछ चीज़ें मैनुअल होनी चाहिए, आप उनको मैनुअली ही इस्तेमाल करें, वही अच्छा तरीक़ेकार है। ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग होना या गम्स जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आपके जो गम्स के नीचे का पोर्शन है दांत का वो भी एक्सपोज होने लगता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लग जाती है। इवन कुछ लोगों से ब्रश भी नहीं किया जा रहा होता डॉक्टर साहब, तो उस ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए जो उसका पहला पोर्शन है कि ब्रश करते ब्लीडिंग होना, नॉर्मली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि जब तक कोई दर्द ना होना तो कोई डिजीज़ नहीं होती जी। जैसे दर्द होगा, हार्ट अटैक होगा, सब भागेंगे, लेकिन उससे पहले कोई ख्याल नहीं करेगा। और दांतों वाले डॉक्टर से तो रिश्ता ही हमारा दर्द पे याद आता है। तो जो बॉडी ये करती है कि दर्द से पहले कुछ साइन और सिम्टम देती है, कुछ चीज़ें बता रही होती है। जैसे उसमें ये होता है कि भाई ब्लीडिंग होगी, बैड ब्रेथ हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इन सब में हो सकता है दर्द भी ना हो रहा। तो अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब आपके मसूड़ या गम्स में कुछ मसला है, तो आप उसको दिखाएं। आप प्रेफरेबली ज़्यादातर ऑप्शन में ये स्केलिंग के जरिए सही हो जाता है। दूसरा जो आपने बात की थी कि भाई गम्स जो है वो नीचे उतर जाते हैं, हम इसे गम रिसेशन कहते हैं। ज़्यादातर अगर अगेन आपकी मसूड़ों की फूड जमा होगी तो दो तरह की रिएक्शन होंगे, या तो मसूड़े सूजेंगे या उस फूड से या जो फूड जमा उससे दूर भागेंगे और नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये रीज़न होता है। और एक हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करें, जैसे कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्रशिंग करें, तो ट्रॉमा लग के भी आपके दांतों में से मसूड़े थोड़े नीचे उतर सकते हैं
और कुछ लोगों में चीज़ें प्रून होती है, किसी के दांत बहुत आगे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा चांस है अच्छा। कि उसके मसूड़े उतरे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी मतलब उनकी यंग एज में भी बिल्कुल अच्छे रहे दांत, सब चीज़ें, बट एक सर्टन एज में जाके ना दांत ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ आने लग गए हैं और उनकी रूट्स भी एक्सपोज होने लग जाती हैं, और उससे पहले बिल्कुल ठीक होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये एकदम से, और आपके वो भी दांत जो आपकी फ्रंट के दांत हों, जो आपके डिस्प्ले के दांत होते हैं, उसमें जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है जो आप कर सकते हैं, जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे थे? ठीक है, उसमें देखें अगर दांत आगे चले गए हैं और उसमें रीज़न ये है कि मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से, तो 2 डायमेंशन में काम करना है। एक, हमने मसूड़ों को वापस स्ट्रेंथन करना है जो पॉसिबल है, ठीक है, और पेशेंट को उसका ख्याल रखना है, और दूसरा कि हम वापस लाने के लिए जो ब्रेसेस से तार लगाकर भी हम उनको पीछे खींच लेते हैं। तो 2 चीज़ें चलेंगी, एक टीथ आगे चले गए, उनको पीछे के लिए हम ब्रेसेस या वायर लगाएंगे, और 2 हम जो मसूड़े हैं जिनकी कमज़ोरी की वजह से बेसिकली चले गए, उनको वापस से सही करने की कोशिश करेंगे अगर वो हो सकता है। ओके, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम जिस तरह मुख्तलिफ दांतों के मसाइल बात करें, अक्सर दांत आपका टूटता नहीं है, बिल्कुल सलामत होता है, लेकिन अंदर उसके ना ब्लैक वो बाकायदा फील होने लग जाता है कि दांत के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। तो वो क्या कैविटी होती है अंदर? क्योंकि फ्रंट से तो दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वो ब्लैक एक्सपोज हो रहा होता है कि अंदर कोई चीज़ जो है वो डार्क, वो कैविटी की वजह से हो रहा होता है, दांत आपके अंदर से खत्म हो रहा होता है, सो कॉल्ड जिसको कीड़ा कहा जाता है, कीड़ा खा। ज़्यादातर तो यही होता है, क्योंकि ऐसे में कैविटी जो हमारे यहाँ सडनली लोगों के सामने नजर आनी शुरू होती है, उसका सबसे बुरी बात यह है कि ऊपर से वो डॉट की तरह होती है और अंदर से वो खाती है, जैसे दीमक खाती है ना, तो ऊपर से तो बिल्कुल आपको लगता है सब कुछ सही है, तो जब वो अंदर से खा रही है तो टूथ नॉर्मली ब्लैक सा कलर झलकने लगता है, तो वो लोगों को फिर सडनली एकदम उतना कमज़ोर हो जाता है कि दांत टूट जाता है, बड़ी सी कैविटी बन जाती है। एक रीज़न ये कॉमनेस्ट, और वजूहत भी हो सकती हैं इसमें, कभी किसी की चोट लगी है तो चोट लगने के बाद अंदर का जो टिश्यू है तो वो जो है वो डेड हो जाता है, उसकी वजह से भी दांत डिस्कलर्ड हो जाते हैं जो कि अंदर से होते हैं। ये वाइटनिंग से सही होता है। अच्छा, ये वाइटनिंग से ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि उसमें आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। जब आपको फील हो कि नहीं मेरे दांत में जो है कुछ ब्लैक से आपको फील हो रहा है, या इवन जब वो अंदर आपको कैविटी हो रही होती है तो आपको सेंसेशन होती है, जो आप कहते हैं ना कीड़ा काट रहा है मुझे अंदर से, ये दर्द महसूस हो रहा है। हमने तो आम जबान में बात करनी है ना, डॉक्टर साहब हमें समझाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली वो कैविटी होती है जो रूट्स तक आपके पहुंच रही होती है, जो हम कहते हैं कि अंदर बड़ी बहुत सेंसेशन हो रही है आपको दांत में। जब डीप होती चली जाएगी तो सेंसेशन बढ़ती चली जाएगी और फिर एक परसिस्टेंट पेन में चला जाएगा। अगेन जैसे मैंने पहले वाले बात पे बात करें तो जो ब्लैकनेस झलक रही है, कैविटी है तो फिलिंग होगी, ठीक है ना। अच्छा, पब्लिक को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, देखें एक दिन में कोई चीज़ बड़ी नहीं बनती, वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। तो सबसे पहली जो आपको अलार्मिंग चीज़ आएगी टीथ में, वो आपको ठंडा लगना आएगा। आपको अचानक से शार्प टीथ उठेगी या ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। सो इस सूरत में आपको जरूर चला जाना चाहिए। अगर आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो फिर आपको गर्म लगना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी निगलेक्ट करेंगे तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, और फिर बाइटिंग पेन भी, चबाने में भी दर्द शुरू हो जाएगा, फिर परसिस्टेंट पेन भी आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं जो आगे पीछे थोड़ी सीक्वेंस है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादातर सेंसिटिविटी फील होती है, ठंडा लगना शुरू होता है, सबसे पहली साइन ज़्यादातर यही होती है, ठीक है। इसी वक्त चले जाना चाहिए। इसको आप आगे जाएंगे तो फिर ये सिंपल फिलिंग का मामला नहीं रहता बहुत सारे टाइम पे, और ज़्यादातर हमारी यही मसला है कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक लोग नहीं आते हैं। और ठंडा गर्म को लोग ज़्यादातर दर्द में नहीं लेते, बस ठंडा गर्म लगना लेते हैं, दर्द एक दर्द की तरह लेते हैं। तो ठंडा जब लगना शुरू हुआ है उसी टाइम पे आप इन्वेस्टिगेट करवा लें उसको। ओके, राइट। अच्छा, ये जो ठंडा गर्म या सेंसेशन होना, ये तमाम चीज़ें, या कैविटी हो जाना, या फिर आपके गम्स जो हैं वो स्वेल होने लग जाते हैं, तो नॉर्मली लोग जो है वो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आप ब्रशिंग के बाद जो है आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब, क्या कंटिन्यू माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कुछ मेडिकेटेड भी होते हैं, डॉक्टर सर्टेन टाइम के लिए देते हैं, लेकिन हम लोग फिर समझते हैं नहीं इससे फ़ायदा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप प्रेफर करेंगे कि माउथ वॉश भी हमारे ब्रश टूथ पेस्ट के साथ रखा हुआ हो? देखें अगेन जो मेडिकेटेड माउथ वॉशेस हैं वो एज पर प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद छोड़ देना, वो टूथपेस्ट मेडिकेटेड है तो एज पर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो उस तरह से करना चाहिए। उसके बाद एक जनरल पर्पस माउथ वॉशेस करना चाहिए, लेकिन उससे उस बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे अच्छा है उसमें दोनों में सुपीरियरिटी ब्रश की। अगर आप ब्रशिंग सही कर लेते हैं ना तो माउथ वॉश की बहुत ज़्यादा नीड रहती नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हफ्ते में 3 दिन स्मूथ है ना, क्योंकि इसके अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। जो वो करता है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, वैसे जो मेडिसिन है उसका तो घरेलू टोटकों से इनसे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान होने की हैसियत से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर लेते हैं जिससे फ़ायदा होता है। जिस तरह कहते हैं हल्का सा नीम गर्म पानी जो है उसमें नमक डाल के जब आप उसके गॉगल्स करते हैं तो एक टकोर सी भी आपको मिलती है, डॉक्टर उससे सुकून मिलता है। या उस दिन आई थिंक कल के प्रोग्राम में आवाज़ साहब मौजूद थे तो उन्होंने
उन्होंने बताया कि लौंग जो क्लोव होती है वो बहुत सारे पेस्ट में इस्तेमाल की जाती है, दांतों के लिए बड़ी अच्छी होती है। क्लोव की च्युइंगम्स भी आती हैं, कहते हैं उससे आपके दांत बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ से मत लीजिएगा, बहुत मीठी होती है, कोई बाहर से आ रहा हो तो उससे मंगवा लीजिएगा। तो आप ये अगर आप लौंगों को भी पानी में बॉईल करके अगर आप उससे भी गॉगल्स करें तो ये भी आपको सूदिंग इफेक्ट देते हैं। डॉक्टर साहब इस पे आपका एतराज़ नहीं? एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि देखें हम लोग के जो मसले और चीज़ें बढ़ती हैं वो ये है कि पहले हम घरेलू टोटके करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ अच्छी है। जैसे आपने कहा कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के करा, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑयल क्लोव का उसको बिल्कुल इम्पैक्ट है, असर है, सूदिंग इफेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको एक आपको सेंसिटिविटी हुई है, कुछ मसला हुआ और आपने उसको घर पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पेन किलर खाना शुरू कर दी खुद से लेकर, और आपने जाके चेक नहीं करा तो चीज़ बढ़ेगी। देखिए पेन किलर पेन को किल कर रही है, प्रॉब्लम को सही नहीं कर रही है। सही, आप ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस है, ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपकी बहुत सी चीज़ें होने से रोक भी सकती हैं प्रिवेंटिवली। अगर हम हमारी हैबिट में ये सब चीज़ें हैं, माउथ वॉश करना, नीम गर्म पानी का खास तौर से नमक मिला के, तो ये आपकी चीज़ें क्लीन रखेंगी तो हो सकता है प्रिवेंटिव रोल है, ठीक है, थेरेपेटिक रोल भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हम उस पर उसी पे हम रिलाई करें। ठीक है, राइट जनाब, एक ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो डेंचर्स लगाए जाते हैं इसमें भी फिक्स होते हैं और रिमूवेबल होते हैं, ये किन कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद शिराज हुसैन, और मैं ब्रेक में भी इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो डिस्कस करी थी। और एक बड़ा ख़ास मामला, अभी जब मैं ये बात करूँगी तो हर शख्स जो है वो शायद इस चीज़ को चेक भी करे कि हमारे फ्रंट के दांत तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहते हैं, जो हमारी दाढ़ें हैं ना ये चली जाती है। मैं भी चेक करी थी तो मैंने कहा नहीं, मेरी भी एक जो है ना वो नीचे वाली जो है वो है ही नहीं, उसका बेचारी का कोई वजूद ही नहीं है। सो ऐसा होता है, ऐसा इसकी क्या वजह है कि बहुत यंग एज में आपकी जो है वो दाढ़ें कैविटी लगती है और ख़त्म हो जाती है और हम उसको इतनी तवज्जो भी नहीं देते। एक इतना स्ट्रॉन्ग पोर्शन, एक हड्डी जिसकी सरफेस भी चली गई, जिसकी रूट भी ख़राब हो गई, क्या ये दिनों में हो गया होगा या घंटों में हो गया होगा? ऐसा नहीं है, शायद इसको महीने लगे होंगे। और ये हमारी नाअहली है कि हमने अपनी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, हम डॉक्टर के पास नहीं गए। अगर जाते तो वो एक स्ट्रॉन्ग बोन जो है हमारी वो बच सकती थी। डॉक्टर साहब आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे मैक्सिमम ये केस ज़रूर होता होगा कि दाढ़ें नहीं होती। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल। अच्छा। फ्रंट का दांत में ज़रा सा कुछ हो जाए, हाँ। फीमेल में ऑब्वियसली ज़्यादा, तो वो फ़ौरन से भाग के आते हैं कि भाई दांत गायब हो गया है ना, वो सोशल एक वो है। वो पीछे के दांत जो हैं वो लोगों को नज़र नहीं आते हैं, स्माइल में भी मुश्किल से नज़र आते हैं, तो वो लोग निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रशिंग भी सामने बहुत अच्छी करते हैं, पीछे की तरफ इतनी अच्छी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये होता है कि वक्त के साथ कैविटीज़ हो जाती हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल होकर गिर जाते हैं। और होता है कि चूँकि शुरू का प्रोसेस कैविटेशन का था, पेन वाला नहीं है तो लोगों को एहसास भी नहीं होता उसका, वो कहते हैं चलने दो, वो सडनली एक दिन बड़ी सी कैविटी बनती है। मैं आपको बताऊं कि एक कैविटी होने में तकरीबन ऑन एवरेज 18 महीने चाहिए होते हैं। 18 मंथ्स, कीड़ा मतलब लगना, आप इतना बड़ा, 1.5 साल तकरीबन, जितना बड़ा जिस पे फिलिंग की जरूरत पड़े उसको 18 महीने, पहले दिन नहीं होता ये मामला। अच्छा, चूँकि मसला ये है हमारे यहाँ दांतों की बीमारियों में शुरू में दर्द ज़्यादातर नहीं होता है, तो ठंडा गर्म लगता है, लोग उसको वही टूथपेस्ट लेके उस तरह से चलाते रहते हैं, चीज़ें दबती रहती हैं। दर्द हल्का से एक आध दफ़ा हो जाए कि उसने अलार्मिंग साइन दी कि कोई पेन की एक टीथ छूट गई, तो लोगों ने क्या किया, ओवर द काउंटर जो मेडिकल स्टोर से दवा ली, खाली दबा दी चीज़, उधर झांका नहीं, देखा नहीं, अब वो चीज़ बढ़ रही है। आप दर्द को अगर हो भी रहा है तो दर्द को दबा रहे हैं, फिर कुछ टोटके घरेलू मशरूम से चलते रहते हैं, तो वो चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि सडनली एक दिन वो दांत टोटल कोलैप्स होता है, गिर जाता है, इतना टूट जाता है कि वो रिस्टोरेबल भी नहीं होता बाद पर। तो ये कॉमनेस मसला है। अच्छा, आप बार बार टोटकों का जिक्र कर रहे हैं, हम भी अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर हम कहते हैं आगे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। आप अपना ख्याल रखेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अपना ख्याल करेंगे, तो देन आप अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी अच्छी लाइफ जी सकेंगे। बहुत सारी पैथीज हैं जिन पर इंसान का बिलीव भी होता है, बट इमरजेंसी की कंडीशन में ये एलोपैथी से बेहतर और कोई आपके पास उस वक्त ट्रीटमेंट ही नहीं होता। उसके बाद फिर जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको बेहतर लगता है, वो कहते हैं ना शिफा भी इंसान को नीयत से मिलती है, कि आप किस चीज़ को कितने ईमान से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको शिफा होती है। मतलब विजडम टूथ, जो अकल दाढ़ जिसे कहा जाता है, तो अक्सर तो वो आ भी जाती है, लेकिन अकल नहीं
नहीं आती, लेकिन ये डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये इसको क्यों कहते हैं अकल दाढ़, विजडम टूथ, और ये आता भी है तो उसमें बहुत पेन होती है? देखिए, विजडम टूथ का ताल्लुक इस बात से कि नॉर्मली 18 ईयर उसके बाद आता है, तो उस वक्त तक अडल्ट इतने ग्रो हो सकते हैं, इनमें सेंस और सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसको इससे रिलेट करते हैं कि उस ज़माने का दांत है जिसमें लोगों में मतलब थोड़ी सेंस आ जाता है, विजडम आ जाती है। तो 18 के बाद आता है? 18 के बाद ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। 18 के बाद किसी भी टाइम आ सकता है, और बहुत से लोगों को नहीं भी आता है, और बहुत से लोगों को टेढ़ा मेढ़ा आता है, और कुछ लोगों को सीधा भी आता है। तो ये 3 कैटेगरीज में इसकी ये अपने आप को प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों में नेचुरली गायब होता है। किधर आता है? इधर सबसे लास्ट दांत आपका ना, लेफ्ट राइट 4 विजडम्स होते हैं, तो हर तरफ एक एक होगा, राइट ऊपर में, लेफ्ट ऊपर। अच्छा, ये दोनों अलग अलग टाइम, ये सारे अलग अलग टाइमिंग्स में निकलते हैं या एक ही टाइम? नॉर्मली जो इसका फिनोमिना है वो कि अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड में 6 मंथ की वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है। अगर राइट साइड का एक निकला तो विद इन 6 मंथ लेफ्ट साइड का भी निकल जाना चाहिए, ये नॉर्मल बात है। नहीं है, इसको क्रॉस किया है, एक तरफ का निकला, तो फिर ये इन्वेस्टिगेट करने की बात है कि क्यों नहीं निकला है। उसमें फिर एक्सरे और दूसरी चीज़ों से मदद लेते हैं क्लिनिकली। और उसका जो पेन, यस, तंग करता है, पेन बहुत होता है, और आप उस टाइम पर डेफिनेटली आप अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में होते हो। कुछ लोगों को तो बहुत 30s हो जाती है उनकी एज, उसमें जाकर जो है उनको ये विजडम टूथ आता है, वो कहते हैं ये कौन सी उम्र है, तो टूटने के दांतों की उम्र है, और इस उम्र में जो है आपको विजडम टूथ आ रहा होता है। उस पेन के लिए, उस जो इरिटेशन होती है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक पोर्शन ये है कि एक दांत निकल रहा होता है, उसमें नॉर्मल फिनोमिना सराउंडिंग टिश्यू थोड़े से स्वेल होते हैं, और करता वो नॉर्मली पेन किलर से मामला हो जाए। अच्छी सफाई रखना जरूरी है उस जगह पे ना। सबसे पीछे दांत लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रशिंग 18 साल की उम्र है, ब्रशिंग करने की आदत आपकी एक दांत तक थी, अब उसके पीछे एक और दांत आ रहा है, तो वहाँ तक ब्रश पहुँचाने की आदत नहीं थी आपकी। तो एक तो उस वजह से सबसे ज़्यादा होता है कि वहाँ ओरल हाइजीन क्लीन नहीं होती है, स्वेलिंग होती है, तो एक इरप्शन प्रोसेस में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। अगर हम नीट एंड क्लीन रखेंगे, जैसे कि वार्म सलाइन माउथ वॉश या नीम गर्म पानी नमक के गरारे करेंगे, तो बहुत से टाइम में ये मसला हल हो जाता है। कंडीशन ये कि दांत सीधा निकल रहा हो, सही है। अब अगर दांत टेढ़ा निकल रहा है तो वो उसकी एक जजमेंट होती है एक्सरे की बेस पे, और उस पर हम ये कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये नहीं निकलेगा, तो उसको हमें रिमूव कराना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, तो उसको फिर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने एडजेसेंट दांत को ख़राब करना शुरू कर देता है। इसलिए विजडम अगर तंग कर रहा है, उसका पहला ज़्यादातर ऑप्शन ये होता है कि हम उसको कहते हैं आप निकाल दें उसको, ठीक है। अच्छा, अक्सर होता है गम जो है आपका, गम डेफिनेटली इस तरह फटता है, उसके अंदर से फिर जो है वो आपका दांत जो है वो बाहर आता है, एक्सपोज होता है। अक्सर ऐसा होता है और आपको फील हो रहा होता है कि अंदर है, लेकिन वो गम जो है ना, वो जब तक वो कहते हैं ना वो एक्सपोज नहीं होता, रास्ता नहीं निकलता, तो वो आपको तकलीफ रहती है। अभी मेरी सिस्टर है, उसके साथ भी यही रहा, तो वो इतनी तकलीफ में रही, वो पेपर्स भी थे, वो भी परेशान। तो क्या आप डॉक्टर के पास जाके, वो कोई कंडीशन होती है इस तरह की, या वो दांत ही रिमूव कर देते हैं? देखिए, वो निकला ही नहीं, एक्सपोज ही नहीं हुआ। दांत सीधा आ रहा है, लेकिन स्वेलिंग हो रही है, और अब हम ये फील कर रहे हैं कि दांत के आने का मामला हो गया, लेकिन वो टिश्यू उसको किसी ऐसी जगह नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक सिंपल प्रोसीजर हल्का से कट करके उसके लिए रास्ता बना देते हैं, और उससे मामला हल होता है। सीधा आ रहा है, टिश्यूज उसको जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हम हल्का सा एक रिलीजिंग इंसिजन दे देते हैं, रास्ता बन जाता है, वो इमीडिएटली आपका मामला हल हो जाता है, ठीक है। जब दांत निकल रहा होता है, जो दूसरी कॉमन शिकायत है कि मसूड़े सूजते हैं और दांत के ऊपर होते हैं, तो ऊपर के दांत से टकरा के वहाँ पे जख्म करते हैं, जिसे हम अपर कलम कहते हैं। तो सम टाइम उस एक्सेस टिश्यू को, स्वेल टिश्यू को भी आप हटा देते हैं, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। कंडीशन अगेन ये कि दांत हम ये असेसमेंट कर लें, दांत सीधी पोजीशन में आ रहा है और सिर्फ टिश्यू स्वेल हुआ है, तो हम उसको रिलीज करने के 2-3 ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मसला है कि वो टेढ़ा दांत है, और ये असेसमेंट हो गई कि भाई ये नहीं निकलेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो ये उसकी बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ हैं, उसमें कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बुरे हैं, कुछ लोगों के अच्छे हैं, लोगों को दर्द होता है दांत निकालने के बाद। देखिए, दांत निकालने के बाद नहीं, निकालते वक्त भी बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब। निकालते वक्त तो मुश्किल कहाँ है कि दर्द भी सुन करके करते हैं, मेरा निकाल के इसमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, वो भी एक एक्सपर्टी है, वो एक ख़ास नर्व है जिसको आपने इंजेक्ट करना होता है, और ये अगर डॉक्टर का हाथ हल्का है, फिर मैं फिर कहूँगी ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और क्योंकि उस वक्त आई थिंक आप लोग भी पता नहीं ये लफ्ज़ मेडिसिन में काम करता है या नहीं करता, कि अंदाजे से उस वक्त आप लोग कर रहे होते होंगे कि आप इंजेक्शन लगा रहे होंगे, वो एक नर्व को जो है आइडेंटिफाई करना डॉक्टर मुश्किल नहीं होता, और एक ही प्रिक में कि वो नम हो जाए? भाई, जैसे आपको कभी कोई लोग लगाते हैं इंट्राथीकल, यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन आके नम करते हैं, लोग करते हैं ना, टेक्निक है, वो हो जाता है मेरे ख्याल। और ज़ाहिर से उसके इफेक्टिव होने का हम पता चल जाता है, पेशेंट खुद बता रहा है भारी भारी लग रहा है, सुन हो गया है, तो मसला पेशेंट से पूछ रहे होते हैं आप लोग कि मैंने सही लगा दिया नहीं, वैसे 2-3 कुछ डॉक्टर्स 2-3 बार लगा रहे होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वहाँ पर एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको डॉक्टर साहब, किसी और का नहीं, अपना बता रही हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पीछे के दांतों को सुन करने के लिए 2 जगहों पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और बाज़ वक़्त 3 जगहों पर, ये बिल्कुल बाय बुक बात है, ठीक है। तो उसमें अगर उन्होंने 3 लोकेशन हैं,
उन्होंने 3 लोकेशन में लगाया था, वो 3 इंजेक्शन नहीं, 3 लोकेशन हुई हैं। अच्छा। और एक इंजेक्शन जो मैक्सिमम जो हम लगा सकते हैं ना, वो 8 से 10 टाइम पे लगा सकते हैं एक हेल्दी बंदे के ऊपर, ठीक है ना। ओके, ये कितने केस टू केस इंजेक्शंस? 8 से 10 लगा सकते हैं, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोग इस तरह सोचना शुरू करते हैं, हाँ। नॉर्मली 3 में काम हो जाता है, ठीक ये है। लोकल एनेस्थीसिया लोग ऐसे कि 3 इंजेक्शन 3 लोकेशन है, तो हाँ। बाद में 3 जगहों पे लगा देते हैं, तो ये इतने मसले वाली बात नहीं। और वो जाहिर सी बात, आपने जब आपने कहा है, आपने करा है, तो आपको पता भी चल जाता है कि भाई भारी भारी से लगता भारी है, भारी सब कुछ बिल्कुल ना, ऐसा लगता है वो चीज़ है ही है ही नहीं, और नहीं उस ना। टाइम बड़ी एहतियात तो करनी वो होती पता है चल जाता है। आपको। तो इसलिए जब एक सुन प्रॉपर हो गया है, हाँ। तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको प्रोसीजर के बीच में दर्द हो, ठीक ठीक है, है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुन प्रॉपर क्यों नहीं हो सकता है कि भाई इन्फेक्शन में कॉमनली हम कहते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के बाद ही हम प्रोसीजर करेंगे, इन्फेक्टेड एरिया में फिर वो तो एंटीबायोटिक दे के और क्लीन करने के बाद किया जाता है। अगर आप किसी ने गलत डिसीजन लिया कि इन्फेक्शन में करे, आपको पेन होगा, इवन नम होने के बाद भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा आपको। सो ये नम होने से कोई इशू नहीं है। देखें, दांत निकालने से दर्द नहीं होगा आपका। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने बता दिया रीज़न ही हो सकता है इन्फेक्शन है और उसमें सुन कर रहा है, फिर भी करा। एक्चुअली जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो दांत निकालने के बाद उस जख्म को साफ ना रखने से आता है। अच्छा, ठीक है, ओके। क्योंकि आपने एक दांत निकाला पीछे का, जहाँ पे आपकी ब्रश करने की आदत ही नहीं थी, और पीछे वो डायरेक्ट विजिबिलिटी में नहीं है, लोग ज़्यादा मुंह खोल के तो देखते नहीं अपना, सामने से यूँ करके देख लेते हैं स्माइली उसमें। तो क्या हुआ, आपने खाना खाया, नीचे का दांत है, ग्रेविटी भी इसमें इन्वॉल्व है, वो कोई फूड का पार्टिकल एक दांत निकाला तो घड़ा सा छोटा सा था, उसमें जाके फूड का पार्टिकल बैठ गया, और आपने कुल्ली भी नहीं की, कुछ नहीं किया, वो पार्टिकल 4 दिन वहाँ पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, सड़ेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर आपको दर्द शुरू होता है, तो पेशेंट आते हैं दांत निकालने 1-2 दिन बाद इस दर्द हो रहा है बहुत, तो वो फिर ये है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है। एक दो और कंडीशन भी है। फिर वो होता है सिंपल, इसकी ड्रेसिंग दी जाती है, लेकिन जब एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वो खत्म होने में भी टाइम लेता है। अच्छा, लेकिन आपने मुंह से ही खाना है, खाना भी च्यू करना है, तो फिर उसकी ड्रेसिंग कैसे होती होगी? क्या आप लोग और अगर ऐसा आपने कर लिया है, आपने दांत निकलवा लिया है, तो फिर आप उसको खुद कैसे ख्याल रख सकते हैं उसका? उसमें क्या क्या चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल निकाल दिया तो एक इनिशियली फर्स्ट डे की कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, हम कहते हैं कि बहुत सख्त चीज़ें नहीं खाएं, जख्म से टकराएगी तो जख्म दोबारा खोल देगी, अगर टाँके लगाएं तो उसका ख्याल रखना, उसको नीट एंड करें, उसके लिए कुल्लियाँ कराते हैं ताकि बिल्कुल खाने के बाद आप अच्छी तरह से कुल्ली गार्गल्स करें तो कोई पार्टिकल वो निकल जाएगा बाहर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो 8-10 दफ़ा लोगों से कहा जाता है करें। जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक पेन किलर्स दे दी जाती हैं, वो आपको रिलीफ करते हैं। बहुत एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है कि आपको जैसे जैसे दांत निकालने का प्रोसीजर टाइम बढ़ेगा ना, आपके पोस्ट ट्रीटमेंट दर्द होने का चांस भी बढ़ेगा। ओके, तो उसकी एक कट ऑफ वैल्यू होती है कि इस टाइम के अंदर हम कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। सो कुछ लोगों का होता है कि माउथ ओपनिंग भी कम हो जाती है इन्फेक्शन के, तो मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो दी जाती हैं। वाहिद अच्छा, अगर कोई स्मोकर है तो हम उसको कहते हैं वो स्मोकिंग डिसकंटिन्यू करेगा। स्मोकिंग जो है ना आपकी हीलिंग को डिले करती है, राइट। अच्छा, और यहाँ पर अल्लाह की कुदरत है कि बहुत जल्दी हीलिंग भी होती है बनिस्बत दूसरे आपके बॉडी पार्ट से। आपके अगर दांतों में या मुंह में कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही रिचली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है, नहीं है, ब्लड सप्लाई बेताशा, इसलिए ज़रा सी चोट लगे देखें नाक में और मुंह में फ़ौरन खून बहुत तेज़ी से निकलता है जी। लेकिन विजडम के एरिया में थोड़ा सा मसला है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई, वहाँ पे बोन बहुत थिक होती है, ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि आगे दूसरे दांतों में होती है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर एक वजह ये भी है कि इजीली इन्फेक्शन लगा, क्योंकि ब्लड अगर अच्छा आ रहा है ना तो फाइट करता है अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट ब्लड करता है। तो अगर एक जगह रिच ब्लड सप्लाई है तो वहाँ फाइटिंग बहुत अच्छी होगी। विजडम एरिया में थोड़ा सा उतना नहीं होता जितना कि आगे। अच्छा, क्या लॉजिक है, इतनी देर से क्यों आता है ये दांत? ये पहले सब आके क्यों नहीं काम एक साथ ही हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्यों है आखिर? इसकी लॉजिक क्या है? आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपकी हड्डियाँ बन रही होती हैं, 12-15 साल तक कदकाठ 18 साल तक बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, वो बोन की बेस जिस पे दांत लगे हुए हैं वो बढ़ती है, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, उसी हिसाब से जैसी बोन बढ़ी एक दांत दे दिया, बड़ी तो कदकाठ बढ़ रहा है, चेहरे की साइज़ बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ दांत के नंबर भी बढ़ रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि नहीं जी जब पैदा होते ही 8वें साल में 32 दांत आ जाए तो छोटे से मुंह में 32 दांत एडजस्ट नहीं हो सकते ना, एक सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो दांत हैं आपके जिनका आने का प्रोसीजर भी रब की तरफ से जो है वो मुख्तस किया जाता है, कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के देर से आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये गिरना शुरू हो जाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल बहुत काउंट करती है, मेंटेनेंस बहुत काउंट करती है कि आपने अपने दानों को कितना मेंटेन रखा है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि साल में कम से कम 2 विज़िट हमें डॉक्टर के पास करने चाहिए, हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उस वक्त नहीं जब हमें तकलीफ़ हो, वैसे ही साल में 2 विज़िट करने चाहिए कि आया कोई
इन्फेक्शन, कोई कैविटी या कोई ऐसी चीज़ या कोई दांत का हिलना, हमारे इस तरह दांत हिल रहा होता है तो हम कहते हैं खुद ही निकल जाएगा, और एक दिन वो बेचारा खुद ही जो है वो बाहर भी आ जाता है, उसको पता होता है इसने तो कुछ करना नहीं है मेरे लिए, तो मैं खुद ही टूट जाता हूँ। तो हम जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास और जाकर अपने दांतों का हम ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते। जब आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे घरों में कुछ ऐसे बड़े होते हैं, तो फिर हम उनके लिए डिसीजन लेते हैं कि अब इनसे खाना पीना मुश्किल है, तो एक तो ये होता है कि सारे दांत निकाल के उनको डेंचर्स लगाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बताइएगा कि प्रॉब्लम है अगर मैं कहूँ 4-5 दांतों में, या वो टूट गए हैं या कमज़ोर हो गए, तो सारे दांत रिमूव करा दिए जाएं डेंचर्स के लिए, या क्या करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा ना करें कि 4 दांत के चक्कर में 32 में हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ ना, क्या करना होता है? देखिए, नंबर 1 तो उन दांतों की लोकेशन देखनी होगी, कौन से दांत हैं कि जो निकाले गए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी का कल दांत निकल जाए उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, उसके बगैर 18 साल तक जिंदगी चली थी, आगे भी चल सकती है। लेकिन अगर आपके ऐसे दांत जो चबाने और खाने और दिखाने में उनका रोल है, तो उनको रिप्लेस कर लें। रिप्लेसमेंट बेसिकली 2 कैटेगरी में, एक रिमूवल होते हैं, एक फिक्स होते हैं। ओके, राइट। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब आएंगे तो हम इसी हवाले से, रिमूवल और जो फिक्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच आपका। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।